YG कंपनी का जो मोस्ट पॉपुलर गर्ल ग्रुप है वो है ब्लैक पिंक, लेकिन जैसे ये डिसबैंड होगा तो बेबी मॉन्स्टर YG कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर गर्ल ग्रुप बनने वाला है। और इन 7 मेंबर्स में से 2 ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो हम जानेंगे उन दोनों मेंबर्स के बारे में, सीखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं उन मेंबर्स से। तो अगर आप करियर देख रहे हैं K-pop इंडस्ट्री के अंदर तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ऐसे 2 मेंबर्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी अब K-pop आर्टिस्ट बन चुके हैं। K-pop स्टार भी बन जाएंगे जब K-pop आर्टिस्ट बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन 2 मेंबर्स की जिसमें से एक है फरीता और दूसरी है चिकिता। फरीता और चिकिता दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं चिकिता की। 2009 के अंदर ही बॉर्न हुई चिकिता। पहले से ही उनको पता था कि मुझे बेसिकली किस कंपनी के लिए ऑडिशन देना है, और इस तरह की जो इंस्पिरेशन है वो उनको लीसा से मिली, यानी ब्लैक पिंक की लीसा से काफी ज्यादा इंस्पायर है। और चिकिता का जो फोकस है, विजन है, बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अब YG कंपनी के लिए ही ऑडिशंस देने हैं। ब्लैक पिंक की ललिसा और चिकिता दोनों ही थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। अपने ग्रुप में सबसे छोटा होने के बावजूद भी ये कॉम्पिटिट करती हैं अपनी से बड़ी गर्ल्स के साथ, वो भी इक्वली। एज में सबसे छोटी होने की वजह से सभी 6 मेंबर इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपको मैं एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। 789 नंबर के ट्रेनी रह चुके हैं चिकिता के सबसे बड़े ब्रदर। हम ये कह सकते हैं कि YG कंपनी में चिकिता के जो सबसे बड़े ब्रदर हैं वो वर्क करते थे। तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चांसेस हैं, जिस तरह की अपडेट्स चिकिता को मिल पाती थी वो शायद हम लोगों को देखने को ना मिले। ओवरऑल हमें यही समझ में आया कि जो चिकिता है उनका विजन बिल्कुल क्लियर था कि उनको किस कंपनी में जाना है। फैमिली का फुल टू फुल सपोर्ट था, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उनके जो एल्डर ब्रदर हैं वो भी कहीं ना कहीं YG कंपनी में लगे हुए थे। नाउ बात करते हैं गाइस फरीता की। YG कंपनी अपने स्मार्टनेस की वजह से हमेशा से जाना जाता है, और YG कंपनी को बहुत अच्छे से पता है कि ब्लैक पिंक कहाँ चलता है, ब्लैक पिंक मेंबर्स कहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, किस कंट्री में है, और वो उसी कंट्रीज के लोगों को लेता है एज अ ऑडिशन। और कहीं ना कहीं वो डेब्यू में भी उसी कंट्रीज के लोगों को लेता है। ब्लैक पिंक की जो ललिसा है वो थाईलैंड की होने की वजह से थाईलैंड से बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ मेंबर्स का सिलेक्शन होता है, जैसे अभी हमने चिकिता की बात करी। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो फरीता है वो भी थाईलैंड से हैं। फरीता ग्रुप की वोकलिस्ट हैं। 2005 में वो बॉर्न हुई थी, यानी कि वो अभी 17 इयर्स ओल्ड की हैं। और आपको बताना चाहूंगा बेबी मॉन्स्टर ग्रुप के अंदर आने से पहले से ही फरीता काफी ज्यादा फेमस थी। वो एक चाइल्ड मॉडल थी। थाईलैंड कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा फेमस चाइल्ड मॉडल के अंदर उनका नाम आता था। तो जो लोग ये बोलते हैं कि K-pop में जाने से पहले आपको कोई भी इंस्टाग्राम आईडी नहीं बनानी, फेसबुक आईडी नहीं बनानी, यूट्यूब चैनल नहीं बनाना, आपको अपनी फोटोज वीडियोस को अपलोड नहीं करना जब तक आप किसी K-pop ग्रुप में ना चले जाएं, कंपनी में ना चले जाएं, तो मुझे समझ नहीं आता कि बेसिकली आपको इस तरह की फालतू की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपके पास इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए अगर आप एक K-pop आइडल बनने जा रहे हैं। ये होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप कोई पोस्ट नहीं कर सकते। ये होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप कहीं लाइव नहीं आ सकते जब तक कंपनी आपको नहीं बोलती। क्योंकि गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा ये K-pop का 4th जनरेशन चल रहा है। 1st, 2nd, 3rd जनरेशन में ऐसा हुआ करता था, लेकिन 4th जनरेशन में उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो ऑलरेडी फेमस है, पॉपुलर है, जिनकी वजह से कंपनी को फायदा हो सकता है। मैं इसके ऊपर भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा जरूर कि K-pop की कौन सी जनरेशन चल रही है और किस जनरेशन के मेंबर्स किस जनरेशन में गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से रूल बदले हैं जो 4th जनरेशन में नए आए हैं जो 3rd जनरेशन में नहीं थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑडिशन रूल्स। क्या 4th जनरेशन में ऑडिशन रूल्स को चेंज किया गया है या फिर वो 3rd जनरेशन वाले ही रूल्स अभी भी चल रहे हैं। तो ओवरऑल हमें इस पूरी वीडियो में ये समझ में आए कि जो दोनों आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं लिंक है YG कंपनी से। कोई फेमस होकर YG कंपनी में आया है, कोई ऑलरेडी अपने लिंक की वजह से आया है। जिसके पास स्ट्रॉन्ग लिंक है वो YG में जा रहा है, जो ऑलरेडी फेमस है वो YG में जा रहा है। क्या इस तरह से 4th जनरेशन चलने वाली है K-pop की, या फिर कोई और रीजन है? देखो गाइस, YG का अभी नहीं कह सकते कुछ भी कि बेसिकली क्या रीजन है, किस तरह से ये K-pop आर्टिस्ट को ले रहा है। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज हैं वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां की 4th जनरेशन यही कहती है कि अदर
अदर कंट्रीज के अब लोग लिए जाएंगे, कोरिया से बहुत कम लोग लिए जाएंगे। ये सेकंड जनरेशन में हुआ करता था कि भाई कोरिया के ही लोग लिए जाएंगे के पॉप में, लेकिन अब ये फोर्थ जनरेशन आ गई तो इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। कुछ रूल्स ऐसे आए हैं जिससे अदर कंट्रीज को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो जो स्मॉल कंपनीज हैं वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये भी अब नोटिस किया जा रहा है कि स्मॉल कंपनीज भी काफी अच्छे सॉन्ग्स रिलीज कर रही हैं, काफी अच्छा प्रोडक्शन हाउस बना रही हैं और काफी कुछ कर रही हैं अपने के पॉप आर्टिस्ट, अपने के पॉप मेंबर्स के लिए। तो अगर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताऊं कि बेसिकली हमें क्या समझ में आता है इस वीडियो से, तो मुझे यह समझ में आया है कि सबसे पहले आपको फेमस होना है, थोड़ा बहुत फेमस अगर हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको स्मॉल कंपनीज में भी अब पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कंपनीज भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, कंपटीशन में आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो स्मॉल कंपनीज के अंदर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको लिंक्स बनाने, जितने भी आप लिंक्स बना सकते हो अच्छे अच्छे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकते हैं आने वाले टाइम में। फिलहाल गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो क्या मुझे जनरेशंस के बारे में लानी चाहिए, क्या उन रूल रेगुलेशन के बारे में बताना चाहिए जो अब चेंज हो चुके हैं ऑडिशन के टाइम के, वो अगर आप जानना चाहते तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं वो वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।